गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SVCL अंडाल में। और आप देख रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर से जुड़ी हुई वीडियो। आज के आत्मा सीरीज़ के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आत्मा यानी कि अकाउंटिंग थ्योरी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूपीएससी एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर एग्ज़ाम 2020 के इम्पॉर्टेंट सिलेबस में से एक। हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर चुके हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन की बारी है। इससे पहले की वीडियो में इस सारी जानकारी दी हुई है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन और पॉलिसीज़, जो कि 8 है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, कंपैरेटिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, हिस्टोरिकल एंड डिपेंडेबिलिटी। लेकिन आज डिस्कशन इस वीडियो में होगी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और कंसिस्टेंसी की। तो पहले डिस्कशन करते हैं कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी completely disclosed. This principle is so important that the Companies Act makes ample provision for the disclosure of essential informations in the financial statement of a company. ये जो कन्वेंशन है, ये जो प्रैक्टिस है, ये बताती है, ये प्रिंसिपल ये बताती है कि जो भी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, उसमें एंटरप्राइज की सारी गतिविधियों का चित्रण होना चाहिए। जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग अकाउंटिंग डेटा का करते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। वेरियस आइटम ऑफ और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड इन प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय द वे ऑफ फुटनोट। और कुछ ऐसी भी गतिविधियां होती हैं किसी भी एंटरप्राइज में जिसका एक निर्धारित जगह बैलेंस शीट में नहीं है, तो भी उसको हम लोग फुट नोट में बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस बेस पे है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर कुल मिला के यही बताता है कि यह सिद्धांत यह बताती है कि कोई भी एंटरप्राइज अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की गतिविधियों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाती है, इसके ऊपर कई सारे कंपनी एक्ट भी बनाए गए हैं फुल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल डेटा के लिए। और कुछ गतिविधियां जिनके स्थान बैलेंस शीट में निर्धारित नहीं की गई हैं उन्हें अलग से फुटनोट में भी दिखाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, इसके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, परिभाषा दी हुई है। फॉर इंस्टेंस, अ क्लेम ऑफ वेरी बिग अमाउंट पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द एंटरप्राइज शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस, अदरवाइज स्टेटमेंट्स विल बी मिसलीडिंग। तो अगर कोर्ट केस में आपका एक ह्यूज अमाउंट पड़ा हुआ है किसी एंटरप्राइज का और उसका फैसला भविष्य में निर्धारित होगा और होने के बाद अगर वो पैसा मिल जाए या अगर एंटरप्राइज से चला जाए तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशंस को अफेक्ट करेंगी। इसलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट में दिया होना चाहिए कि ये सर्टेन अमाउंट है, इसके ऊपर अभी कोर्ट में केस चल रही है और इसके डिसीजन आने के बाद इसका निर्धारण किया जाएगा कि ये एंटरप्राइज से बनी रहेगी या चली जाएगी। इसी तरह का इफ़ देयर इज़ इन चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन और मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट बाय द वे ऑफ फुटनोट। अगर बैलेंस डिप्रिसिएशन चार्जेस करने की बहुत सारी मेथड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बहुत सारी मेथड है, ये सारे अकाउंटिंग टर्म है, इसे मैं आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। डिप्रिसिएशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं मैं, इसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की भी। तो पर्टिकुलर एक ही तरह के मेथड से हम लोग को हर साल अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस आती है कि नई मेथड को चेंज करना है तो भी उसका फुटनोट में वर्णन होना चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय द वे ऑफ फुटनोट। जो भी इन्वेस्टमेंट किसी इंटरप्राइज का मार्केट में अगर है तो उसका अभी मार्केट वैल्यू क्या है उसका भी चित्रण वहाँ पे फुटनोट में बैलेंस शीट के नीचे होना चाहिए। तो ये जो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है ये कुल मिला के यही बताता है कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं और गतिविधियां हैं उनका चित्रण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्लियर कट होना चाहिए, सो दैट उसका बैलेंस शीट, उस कंपनी का, उस एंटरप्राइज का बैलेंस शीट देखकर एक बार में ही उस एंटरप्राइज के बारे में पूरी आइडिया, कंप्लीट आइडिया मिल जाए मुझे। ये देखिए बैलेंस शीट में एक उदाहरण मैंने लगा के रखा है आप लोगों के लिए। बैलेंस शीट इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स एंड क्लब का, इसके नीचे में यहाँ पे वर्किंग नोट्स दिया हुआ है। देखिए तो इस वर्किंग नोट्स या फुट नोट जैसा कि मैं बता रहा था, तो फुट नोट्स में सारी डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पे जो भी स्टॉक ऑफ मटेरियल है तो उसका निर्धारण कैसे हुआ है,
ठीक है। उसी तरह सब्सक्रिप्शन जो कलेक्शन हुआ है उसका ये उदाहरण यहाँ पे क्या है, ये सारा यहाँ पे डिटेल फुटनोट में दिया हुआ रहता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आती है तो उसे फुटनोट में बता देना चाहिए। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर यही बताता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये आगे वाले का थोड़ा सा एक्सेप्शन है। आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इनरिलेवेंट टू द यूज़र डिड नॉट टू बी डिस्क्लोज। कुछ ऐसे तथ्य जो आउटसाइडर जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, उस कंपनी के बारे में जानना और समझना है, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य जो उनकी आवश्यकता की नहीं है तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर हम लोगों ने देखा उसमें था कि सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को दिखाना है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे तथ्य रहते हैं जिन्हें हम नहीं भी दिखाएंगे तो वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उतना इफेक्ट नहीं होगा। एक उदाहरण है, अ डिफरेंस ऑफ ₹500 इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मे बी रिगार्डेड एज इमटेरियल बट द डिफरेंस ऑफ ₹500 in cash could be termed material. Thus, the accountant should judge the importance of each transactions to determine its materiality. तो कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी कुल मिला के यही बात बताती है कि जो भी अकाउंटेंट है उसे मेटेरियलिटी उस ट्रांजेक्शन्स की खुद से असेस करनी पड़ेगी कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 500 रुपये का अगर स्टॉक में अगर करोड़ों अरबों का स्टॉक है, उसमें 500 का अगर मिसमैच है तो वो उतना मेटेरियल नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको शो करना। लेकिन अगर कैश में 500 का भी डिफरेंस है तो वो एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो इसलिए कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी में अगर मान लीजिए 500 का स्टॉक मेरा मिसमैच हो रहा है, कम है या ज़्यादा है, तो उसको नहीं भी दिखाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए वो चलेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी यही बताती है कि जो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, उसे ही दिखाना है, एक्स्ट्रा जो है सुपरफ्लुअस है उसे नहीं दिखाना है। थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. Changing the method like depreciation method, stock valuation method and method of making provision for doubtful debts year after year may lead to false and incorrect representation of financial data. तो इसमें कुल मिला के वही सारी बातें हैं कि जो भी मेथड्स है वो चाहे तो स्टॉक असर्टेन करनी हो उसकी मेथड, या फिर डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं उसकी मेथड, या फिर जो भी प्रोविजंस हम लोग बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट में, तो वो जिस नियम के आधार पे, नियम तो बहुत सारे हैं, डिप्रिसिएशन निकालने का, स्टॉक वैल्यूएशन निकालने का, या फिर डाउटफुल डेट क्रिएट करने का, तो आप जिस मेथड को फॉलो करके चल रहे हैं पहले साल, तो दूसरे साल भी वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे या उसके बाद के सालों में भी वही मेथड फॉलो करनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी वही बताती है कि जो भी मेथड है, प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके बाद की भी फाइनेंशियल ईयर में वही सारी मेथड को यूज़ करनी चाहिए। अगर हम लोग मैथडोलॉजी चेंज कर देते हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर उसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो इफेक्ट हो सकता है। On the other contrary, if an accountant may feel that changing of some method may lead to the better disclosure of profits and financial position of the business, the change method may be adopted. However, the same must be reported with the proper footnote to enable user of the financial statements to be aware of the changes. इसका एक एक्सेप्ट दूसरा ये भी रूप है कि अगर अकाउंटेंट को ये फील हो रहा है कि ये जो मेथड हम लोग पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं वो उतना सटीक नहीं है, उसके अलावे कुछ दूसरा मेथड हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देगा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उस एंटरप्राइज का, तो वो उसे चेंज कर सकता है, लेकिन उसे वो चेंज अपने बैलेंस शीट के फुटनोट पे उसको मेंशन करनी होगी, ताकि जो भी आउटसाइडर है उस एंटरप्राइज के बारे में अगर जानना चाहेंगे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो उस चीज़ को समझ सके और वो मेथडोलॉजी चेंज हुई है उसकी भी जानकारी उसमें क्लियर कट मेंशन हो। तो ये 3 कन्वेंशन थे। आई होप आपको समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल and share it.